हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगनर्स बैंक। तो आज हम आपके लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज की क्लास 5 लेकर के आए हैं। खास तौर पर कुछ स्टूडेंट्स मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं एमसीक्यू की वीडियो लेके आऊँ। वैसे मेरा पहले ये मानना था कि पहले हम थ्योरी को कवर कर लें, क्योंकि एक बार हमारी थ्योरी कवर हो जाएगी उसके बाद एमसीक्यू लगाएंगे तो हमें समझ में भी आएगा। बट क्योंकि कुछ लोग ऐसा चाहते हैं तो मैंने सोचा चलिए जितनी हमने थ्योरी कवर की है बीच बीच में हम एमसीक्यूज़ के भी वीडियोस लाएंगे, जिससे हमारा साथ के चलता जाएगा। कहने का मतलब ये कि अगर आपको 4 वीडियो थ्योरी की मिलेगी तो एक वीडियो आपको एमसीक्यू भी मिल जाएगा। साथ ही हम उस एमसीक्यू सीरीज़ को ही देखेंगे जिसकी हमने थ्योरी अभी तक कवर कर ली है। तो हमने सबसे पहले अपने इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज के क्लास 1 में अपना वेज कोड कंप्लीट कर लिया था, वेज कोड 2019। तो अगर आप सबने उसे अच्छे से देख लिया है और उसे अच्छे से समझ लिया है तो आपके लिए ये एमसीक्यू चुटकी का खेल है, आप इसे बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए आज हम अपनी एमसीक्यू की पहली क्लास, लेकिन वैसे ही क्लास 5 है, इसे हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं कि एमसीक्यू की मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसमें जितने भी एमसीक्यूज होंगे, चाहे वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस के हों, चाहे अकाउंटिंग के हों, चाहे सोशल सिक्योरिटी के हों या किसी भी सब्जेक्ट्स के हों, तो वो आपको वहाँ पे सारी की सारी एमसीक्यू वाली वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए लेट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, आप सबको बताना है कि आपके कितने एमसीक्यू सही हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं कि ये क्या पूछ रहा है और इसका आंसर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज अ पार्ट ऑफ कोड ऑन वेजेस 2019, यानी कि इन एक्ट्स में से कौन कौन से एक्ट्स वेजेस कोड में बताए गए हैं। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट या ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आपने थ्योरी की क्लास अच्छे से की है तो आप जानते हैं कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट को भी वेज कोड के अंदर मिक्स किया गया है, कंसोलिडेट किया गया है। मिनिमम वेजेस एक्ट को भी वेज कोड के अंदर डाला गया है और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट को भी वेज कोड के अंदर डाला गया है। ये तीन तो हैं, साथ में एक और एक्ट भी है जिसे वेज कोड में कंसोलिडेट किया गया है, और उस एक्ट का क्या नाम है ये आपको कमेंट में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। इसकी आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगी हमारे टेलीग्राम पे विद आंसर्स, तो आप उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, बस अभी आप वीडियो पे फोकस करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। द वेजेस फॉर ओवर टाइम वर्क शैल नॉट बी लेस देन डैश एज पर कोड ऑन वेजेस, ट्वाइस द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस, 1.5 times द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस, थ्राइस द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस या नन ऑफ द अबव। तो थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि जो वेज कोड हमारा नया आया है इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई वर्कर ओवर टाइम काम कर रहा है तो उसने जितने घंटे काम किया है उसको डबल पेमेंट दिया जाएगा। मैंने आपको उदाहरण भी बताया था बहुत इजी सिंपली लैंग्वेज में कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 घंटे काम करता है और उस 1 घंटे का नॉर्मली उसको 100 रुपये मिलता है, लेकिन अगर आप उससे ओवर टाइम करा रहे हैं तो उसी 1 घंटे का जो ओवर टाइम वाला वो 1 घंटा कर रहा है उसको 100 नहीं 200 दिया जाएगा। यानी ओवर टाइम में जो वेज है उसे दुगुना कर दिया जाएगा नॉर्मल जो उसका वेज चलता है। यानी जैसे नॉर्मल है जो बिना ओवर टाइम के जो पीरियड में वो काम कर रहा है उसमें अगर 1 घंटे का उसका 100 बनता है, तो ओवर टाइम वाले समय में जब वो काम कर रहा है तो उस समय का आपको उसका डबल देना है, यानी 200 देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द वेज ऑफ ओवर टाइम वर्क शैल नॉट बी लेस देन ट्वाइस द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस एज पर कोड ऑन वेजेस। आई होप कि आप इसे समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What is the time period of disposal of appeal with the appellate authority as per code on wages? 1 month, 2 month, 3 month या 6 month? तो इसमें ये पूछा गया है कि मान लीजिए कि वेज कोड के अंतर्गत एक अपीलेट अथॉरिटी बनाई जाती है, तो उस अपीलेट अथॉरिटी में अगर कोई प्रॉब्लम एम्प्लॉयज़ के होती है या कोई कोई ऐसी समस्या है जिसे वो डिस्पोज करना चाहते हैं, तो वो अपील कहाँ पे करेंगे। जैसे कि आप समझ लीजिए कि अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम होती है, लीगल प्रॉब्लम होती है, तो आप कोर्ट में जाते हैं ना, केस करते हैं। या अगर नॉर्मली कोई प्रॉब्लम होती है आपके ऑफिस से रिलेटेड,
तो आप भी किसी न किसी पर्सन के पास जाते होंगे जो आपकी कंपनी ने ऑथराइज्ड किया होगा कि ये जो प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करेगा। उसी प्रकार वेज कोड में एक एपेलेट अथॉरिटी बनाई गई है और वो एपेलेट अथॉरिटी के पास अगर कोई एम्प्लॉय जाता है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए तो वो मिनिमम कितने समय के अंदर अंदर जा सकता है, टाइम पीरियड बताना है। ये भी मैंने आपको थ्योरी में बताया है। ये होता है हमारा 3 महीने, यानी 3 महीने के अंदर अंदर अपीलेट अथॉरिटी के पास आप अपील कर सकते हैं और वो उस प्रॉब्लम को डिस्पोज करेंगे, यानी उसे सॉल्व करेंगे। तीनों क्वेश्चन अगर आप समझ पाए हैं और 3 में से आपके कितने सही हुए हैं इसे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें अगर आप समझ पाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। विच नेशनल कमीशन ऑन लेबर रिकमेंडेड द कंसोलिडेशन ऑफ सेंट्रल लेबर लॉज इनटू ब्रॉडर ग्रुप्स। ये तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था। इसमें यह पूछा गया है कि किस नेशनल कमीशन ने जो लेबर लॉ की कंसोलिडेशन है उसे किया है, मतलब कौन सा कमीशन बना है। कई कमीशंस बनते हैं, गवर्नमेंट कोई भी जब काम कराती है तो वो कमीशन बनाती है और वही कमीशन तो उस काम को करता है। तो किस कमीशन ने कहा था कि ये जो लेबर लॉज, इतने हार्ड लेबर लॉज और इतने सारे लेबर लॉज हैं, इन्हें सरल करने के लिए हम इन्हें 4 कोड में मिक्स कर देंगे। तो बस उसी कमीशन का नाम पूछा है। तो वो फर्स्ट नेशनल कमीशन था, वो सेकेंड नेशनल कमीशन था, थर्ड नेशनल कमीशन था या फोर्थ नेशनल कमीशन था। तो वो अगर आपने अच्छे से लेक्चर किया है तो आप जानते हैं कि सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने इन कोर्ट्स को कंसोलिडेट किया है, इन लेबर लॉज को ही ब्रॉडर ग्रुप्स में डिवाइड किया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। Which of the following statement is true with respect to advisory board of code on wages? एडवाइजरी बोर्ड मैंने आपको सेकेंड क्लास में बताया था। अगर आपको ध्यान हो कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्लास में ये एडवाइजरी बोर्ड वाला रह गया है तो मैंने इसको सेकेंड क्लास में कवर किया था। तो इसमें कुछ आपको मैंने बताया था, तो वही आपको बताना है कि इसमें क्या क्या सही है। तो जो मैंने आपको उसमें बताया था तो आपको इसमें बताना है कि इसमें क्या क्या सही है। जैसे कि इंडिपेंडेंट पर्सन शैल नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ बोर्ड, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन द सेंट्रल बोर्ड, अ पर्सन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम शैल बी चेयरपर्सन एंड 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स शैल बी वुमेन। तो मैंने आपको बताया था कि पहला तो एडवाइजरी बोर्ड में जितने एम्प्लॉयज़ होंगे उतने ही एम्प्लॉयर्स होंगे, ये इक्वल होंगे। पहला तो मैंने आपको ये बताया था। खैर ये यहाँ पर आपको ऑप्शन में नहीं दिया है लेकिन मैंने आपको रिवाइज कराया। इसके साथ मैंने सेकेंड आपको बताया था कि एक इंडिपेंडेंट पर्सन होगा जो कि जो टोटल मेंबर्स हैं उसका 1/3 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये वाला ए वाला तो सही हो गया। सेकेंड मैंने आपको बताया था कि जो स्टेट गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा सेंट्रल बोर्ड में, तो ये भी सही हो गया, बी भी। और इसके बाद मैंने बताया था कि जो वुमेन्स हैं, वुमेन्स का 1/3 टोटल मेंबर में होना चाहिए। ये एडवाइजरी बोर्ड जो वेज कोड में बनाई गई है उसके अंतर्गत इन चारों चीज़ों को इंक्लूड किया गया था। एक तो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय वाला मैंने बताया जो कि इसमें दिया नहीं, मैंने आपको बता दिया, रिवाइज करा दिया। और बाकी ये 3 कि एक इंडिपेंडेंट पर्सन होगा जो कि टोटल का 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसके अलावा एक स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होगा बोर्ड में और एक वुमेन्स का 1/3 होगा। लेकिन इसमें जो पर्सन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम शैल बी चेयरपर्सन, यानी कहने का मतलब है कि एक ऐसा पर्सन होगा जो स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो चेयरपर्सन होगा। ये बात एडवाइजरी बोर्ड में नहीं कही गई थी, तो ये आपको बस ध्यान रखना है। तो ये वाला नहीं होगा। तो हमारे कौन कौन से होंगे, ए बी और डी। ए बी डी किस में है, ए बी डी है हमारा सी में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 5 में से आपके कितने MCQ सही हुए हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर अभी आपके कम सही जा रहे हैं, 5 में 1 सही या 2 सही है, तो मेरा क्लास 1 ज़रूर एक बार आप देख लें। इसके सारे जो उत्तर हैं वो आपको पूरी PDF में मिल जाएंगे, लाइन से सारे उत्तर दिए हुए हैं, तो उसमें आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। इसके साथ अगर आप इंडस्ट्रियल रिलेशन की PDF लेना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया है कि APFC के लिए ये कंप्लीट PDF आपको मिल जाएगी 499 में और EO के लिए ये कंप्लीट PDF आपको मिल जाएगी 399 में। लेना चाहें तो आप संपर्क ज़रूर करें। और संपर्क कैसे करना है ये आपको डिस्क्रिप्शन में पता चल जाएगा, वहाँ आपको नंबर भी मिल जाएगा, email ID भी मिल जाएगा और हमारा टेलीग्राम भी मिल जाएगा। तो आप इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज के जो PDF है, सोशल सिक्योरिटी लॉज और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की PDFs हैं, कल्चर, हेरिटेज, ग्लोबलाइजेशन, डेवलपमेंट, पॉपुलेशन, इंश्योरेंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं APFC के लिए जो आपको 499 में कंप्लीट मिलेगा। और अगर आप केवल EO के आपने तैयारी करनी है, आपने केवल उसका ही फॉर्म भरा है, तो आप इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी के लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी की स्कीम
को कवर करें, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी अकाउंटिंग तो हम आपको फ्री में ही PDF प्रोवाइड करा रहे हैं, उसको आपको टेलीग्राम पे मिल ही रहा है। तो वो अगर आप ये वाले टॉपिक्स की PDF लेना चाहते हैं तो 399 में आपको EO AO के लिए मिल जाएगा। कोई भी लेना चाहें तो संपर्क ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।